हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जो है हमारा सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर विद आर एल एंड ई लोड। तो पिछले केस के कंपैरिजन में अगर देखें तो हमारा एक नया लोड क्या ऐड हुआ है। लोड में हमने एक ईएमएफ को ऐड कर दिया है। तो बेसिकली जहां भी कॉम्बिनेशन रहता है आर एल एंड ई का, वो बेसिकली हमारा क्या है, एक इसका परफेक्ट एग्जांपल क्या हो सकता है इस लोड का, एनी गेस? इसका एक परफेक्ट एग्जांपल हो सकता है तुम्हारा डीसी मोटर, क्योंकि डीसी मोटर में जो वाइंडिंग्स होते हैं उनके पास क्या होता है, अपना रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टेंस होता है। और जब भी ये डीसी मोटर वर्किंग प्रिंसिपल में रहते हैं, वर्किंग ऑपरेशन में रहते हैं, उस टाइम में इनके पास एक बैक ईएमएफ भी रहता है। ठीक है। और बेसिकली तो बोल सकते हैं कि ये जो आर एल एंड ई लोड का जो कॉम्बिनेशन है, ये एक हमारा एक रिप्रेजेंट कर रहा है डीसी मोटर को। ठीक है। तो इस सर्किट को लेकर चलते हैं आगे और देखते हैं कि इस रेक्टिफायर का ऑपरेशन क्या होता है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गेट पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है। तो अभी देखते हैं हम लोग। पहली बात ये है कि अभी तक जो हम लोग ले रहे थे वहां पर हमारा लोड में ई नहीं था, है ना। उसकी वजह से हम थैरिस्टर को 0 से पाई ड्यूरेशन में कहीं भी ट्रिगर कर सकते थे। ठीक है। लेकिन थैरिस्टर को ट्रिगर करने का एक बहुत जरूरी कंडीशन क्या होता है, थैरिस्टर में ट्रिगरिंग होगी, थैरिस्टर ऑन होगा, ये तभी पॉसिबल है जब तुम्हारा थैरिस्टर फॉरवर्ड बायस्ड हो, है ना। हमने याद करो पहले लेक्चर में ही डाला था कि एससीआर जो होता है फॉरवर्ड बायस कंडीशन में ही ऑन हो सकता है। रिवर्स बायस कंडीशन में थैरिस्टर को कितना भी तुम ट्रिगर पल्स दे दो, गेट ट्रिगरिंग दे दो, वो तुम्हारा टर्न ऑन नहीं होगा। ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ कि ई लोड आने से अब हमारा एक फायरिंग रेंज बनता है कि किस पर्टिकुलर एंगल के भीतर हम लोग थैरिस्टर को ट्रिगर कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक फायरिंग रेंज बना है, एक एंगल का रेंज बना है, जिस रेंज के अंदर तुम्हारा जो थैरिस्टर है वो फॉरवर्ड बायस्ड है। तो हमको उस रेंज को पहचानना होगा। तो सपोज हम एक केस लेकर चलते हैं, केस 1, कि द वैल्यू ऑफ ई इज ग्रेटर देन द पीक इनपुट वोल्टेज, है ना। अब इस केस में देखो, मैं ड्रॉ कर रहा हूं एक छोटा सा, सपोज साइनसोइडल वेवफॉर्म हमारा ऐसा था, इनपुट था। अब जो ई की वैल्यू हो रही है वो क्या बोल रहा है, ई की वैल्यू ग्रेटर देन योर वीएम हो रही है, यानी कुछ ऐसी हो रही है। ठीक है, सॉरी, ये कुछ ऐसी हो रही है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि इस केस में जो हमारा वीटी बनेगा वो क्या बन रहा है, वीएस माइनस वी जीरो, है ना। और बेसिकली वी जीरो क्या है, वी जीरो को लिख सकते हैं कि आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी प्लस ई है। अब अगर थैरिस्टर तुम्हारा ऑफ है, थैरिस्टर तुम्हारा ऑफ है, इसका मतलब तुम्हारा करंट क्या हो रहा है, जीरो। तो अगर करंट जीरो हो रहा है तो ये जो टर्म हमारा आई आर का टर्म है वो क्या होगा, जीरो। एल डी आई बाई डी टी क्या होगा, जीरो, क्योंकि कोई करंट नहीं तो कोई चेंज इन करंट नहीं। इसका मतलब वी जीरो हमारा क्या बन गया, ई बन गया। तो अब जो वी टी आ रहा है वो क्या आ रहा है, वी एस माइनस ई व्हेन व्हेन थैरिस्टर इज ऑफ। ठीक है। अगर थैरिस्टर, अब देखो, अगर थैरिस्टर ऑफ है तो वी एस माइनस ई बन रहा है। अगर मैं बोलूं कि जो हमने केस लेकर चला था, ये जो केस लेकर चला था हमने, यहां पर क्या था कि सिंस E is greater than Vm, it means कि Vt is negative। अब बताओ कि Vt अगर हर पॉइंट पर निगेटिव रह रहा है तो क्या हम लोग थैरिस्टर को ट्रिगर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ठीक है। इसका मतलब कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमको पहला जो चीज देखना है वो ये देखना है कि जो हमारा डीसी ईएमएफ लगा हुआ है उसकी वैल्यू पीक वोल्टेज से कम है या ज्यादा है। अगर पीक वोल्टेज से ज्यादा है इसका मतलब पूरे साइकिल में थैरिस्टर तुम्हारा कभी भी ऑन ही नहीं हो सकता, है ना। और अगर वो कम है तो अगला केस हम लोग करके देखते हैं कि अगर मतलब ई की वैल्यू वीएम से कम है तो क्या होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज क्लियर रहना कि कभी भी तुम्हारा लोड में ईएमएफ आ गया तो पहला जो चीज तुम चेक करोगे वो ये चेक करोगे कि जो पिक वैल्यू है इनपुट वोल्टेज की वो हमारी ईएमएफ से कम है या ज्यादा है। अगर
वो ईएमएफ से कम है, इसका मतलब तुम्हारा थायरिस्टर पूरे साइकिल में कभी भी ट्रिगर नहीं कर सकता है। इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज हमेशा ई बना रहेगा। वो कैसे होगा हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब आते हैं केस 2 पर। केस 2 में बोल रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ योर ई इज लेस देन वीएम। अब इस चीज को ड्रॉ करके देख लेते हैं। जैसे ही इस चीज को हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जैसे ही इस चीज को हम लोग ड्रॉ करेंगे, इसका मतलब कुछ ऐसा आया होगा, है ना। अब बताओ, सपोज ये हमारा एंगल θ1, ये हमारा एंगल θ2, ये हो गया हमारा ई और ये हो गया हमारा वीएस। अब ये चीज बताओ कि क्या यहाँ पर थायरिस्टर तुम्हारा फॉरवर्ड बायस हो रहा है? जी हाँ हो रहा है, क्योंकि जैसा हमने कैलकुलेशन ये किया था, जस्ट ऊपर वाला किया था, उसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि इन रेंज इन θ1 to θ2 thyristor, sorry, your SCR is forward biased, ठीक है। अब जैसे ही हमको ये चीज पता चल गया कि इस रेंज में हमारा थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस्ड है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि अब θ1 से θ2 के बीच में हम क्या कर सकते हैं, थायरिस्टर को ट्रिगर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है कि किस पर्टिकुलर रेंज में हमको थीटा को ट्रिगर करना है, ये हमारा क्लियर होना चाहिए। अगर मैं यही चीज बोलूं कि अगर लोड में ई नहीं रहता, तो हम क्या बोल सकते थे कि 0 से पाई के बीच में कभी भी तुम थायरिस्टर को ट्रिगर कर सकते हो। लेकिन जैसे ही ई आ गया, तुम्हारा जो फायरिंग रेंज है वो क्या हो गया, नैरो हो गया, ठीक है। अब देखो, अब ये इसके बाद ये चीज भी काफी इंपॉर्टेंट है कि θ1 और θ2 की वैल्यू क्या होगी, है ना। जैसे अब हम यहाँ पर चलते हैं सप्लाई वोल्टेज के पास जो हमने ड्रॉ किया हुआ है, तो हमको फाइंड आउट करना है कि ये जो θ1 है और θ2 है, इसकी वैल्यू क्या होगी। कैसे निकाल सकते हैं, दो वेवफॉर्म इंटरसेप्ट कर रहा है एक दूसरे को किस पॉइंट पर, उस पॉइंट पर इक्वेट कर दें दोनों इक्वेशन को, तो हम इजीली निकाल सकते हैं θ1 एंड θ2। तो बोल सकते हैं कि सपोज एट θ1 की फॉर θ1 कैलकुलेशन लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। θ1 कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, θ1 कैलकुलेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं कि Vm sin θ1 इक्वल्स टू ई होगा। उस पॉइंट पर θ1 पॉइंट पर उसका वोल्टेज क्या हो रहा है, ई हो रहा है, तो θ1 को हम क्या बोल सकते हैं कि साइन इनवर्स ई बाई Vm, है ना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और तुम देखो कि एक बार जैसे तुम्हारा θ1 निकल गया, ड्यू टू सिमेट्रिसिटी योर θ2 विल बी पाई माइनस θ1, है ना। तो θ2 इक्वल्स टू पाई माइनस θ1। ये रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, ध्यान देना अच्छे से। अगर मैं बोलूं कि चलो मेरा θ1 सपोज एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें बोला है कि SCR को ट्रिगर कर रहे हैं एट अल्फा इक्वल्स टू 30 डिग्री, ठीक है। उस क्वेश्चन में स्टेटमेंट दे दिया है कि अल्फा एट अल्फा इक्वल्स टू 30 डिग्री वी आर ट्रिगरिंग द SCR, और उसने बोल दिया है कि कंटिन्यूअस गेट पल्स दिया हमने, ठीक है। अब अगर उसने कंटिन्यूअस गेट पल्स दिया है, मतलब क्या हो रहा है कि IG बेसिकली वो क्या करना चाहता है कि IG ऐसा दिया है उसने, ठीक है। हमने पढ़ा था ये चीज भी कि IG को एक बार थायरिस्टर तुम्हारा ऑन हो गया, उसके बाद IG रहे ना रहे थायरिस्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑन होने तक ही IG की जरूरत होती है। एक बार थायरिस्टर ऑन हो गया, उसके बाद IG की जरूरत नहीं होती है। तुम उसको हटा भी सकते हो, रख भी सकते हो, लेकिन रखना हमारे लिए प्रेफरेबल नहीं होता है, क्योंकि उतना पावर लॉस हमारा कंटिन्यूअसली होता रहता है ना। अब देखो, अब अगर क्वेश्चन में मैंने क्या बोला, क्वेश्चन में उसने स्टेटमेंट दे दिया है कि अल्फा इक्वल्स टू 30 डिग्री है, ठीक है। क्वेश्चन के डेटा के अकॉर्डिंग जब तुम θ1 निकाल रहे हो, तो वो आ रहा है सपोज 45 डिग्री, है ना। जो डेटा दिया हुआ है, डेटा से तुमने θ1 की वैल्यू को कैलकुलेट किया, तो θ1 की वैल्यू क्या आई हमारी, सपोज 45 डिग्री। तो अब बताओ कि थायरिस्टर किस पॉइंट पर ऑन होगा, क्या वो 30 डिग्री पर ऑन होगा,
नहीं होगा, क्योंकि 30 डिग्री तक वो क्या था, हमारा रिवर्स बायस था। तो चाहे तुम ट्रिगर दे दो, सपोज ये हमारा 30 डिग्री है और ये हमारा 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री के पहले वो चीज क्या था, हमारा रिवर्स बायस था, और इसके बाद हमारा क्या हो रहा है, फॉरवर्ड बायस्ड हो रहा है। तो किस पॉइंट पर थायरिस्टर ऑन होगा, 45 डिग्री पर, ना कि 30 डिग्री पर। इसका मतलब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलता है कि किसी भी क्वेश्चन में अगर उसने ट्रिगरिंग एंगल दे रखा है, तो आप सबसे पहले चेक क्या करोगे, थीटा वन की वैल्यू। थीटा वन की वैल्यू अगर इफ थीटा वन is less than alpha, then your SCR will turn on at angle क्या होगा, मैंने क्या बोला कि if theta 1 is less than alpha, then SCR will turn on at angle alpha. If theta 1 is greater than alpha, then SCR will turn on at angle क्या होगा बताओ, क्या होगा बताओ, किस एंगल पर होगा, थीटा वन पर, है ना। ये चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कभी भी क्वेश्चन आए तो पहला चीज क्या चेक करना है कि पीक वैल्यू हो रहा है उसका वो ई से ज्यादा है या कम है, और दूसरा चीज ये चेक करना है कि उसका जो फायरिंग एंगल दिया हुआ है वो थीटा वन से छोटा है या बड़ा है। ठीक है, दो चीजें पता करोगे उसके बाद ही इसका क्वेश्चन प्रोसीड करोगे, अदरवाइज मिस्टेक होने के 90% चांसेस होते हैं। और अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो गेट में कोई ना कोई ऑप्शन इससे मैच कर जाएगा, गारंटी। ठीक है, तो काफी यहाँ पर सावधानी देनी है ना। अब देखो हमने क्या क्या कर लिया, दो केस देख लिए। एक केस में हमारा ई की वैल्यू ग्रेटर देन वीएम था, एक केस में हमारा ई की वैल्यू लेस देन वीएम था। तो लेस देन वीएम को लेकर चलेंगे, क्योंकि ग्रेटर देन वीएम, ई की वैल्यू अगर ग्रेटर देन वीएम हो गई तो इसका कोई मतलब नहीं हुआ, थायरिस्टर कभी ऑन ही नहीं होगा। तो अब बढ़ते हैं हम आगे कि व्हेन ई की वैल्यू लेस देन वीएम है ना। तो चलो अब आते हैं वेब फॉर्म पे फिर से। तो सपोज हम क्या कर रहे हैं कि हम ट्रिगर ही कर रहे हैं थीटा एफ वन इक्वल्स टू अल्फा पर। एक स्पेशल केस ले लिया हमने, थीटा वन इक्वल्स टू अल्फा पर हम ट्रिगर कर रहे हैं। ठीक है, अगेन तुम अगर सर्किट देख के पता चल जाएगा कि अगर थायरिस्टर तुम्हारा ऑन है, इसका मतलब क्या, वी जीरो इक्वल्स टू वी एस, और थायरिस्टर अगर ऑफ है तब वी जीरो क्या होगा ये बताओ। थायरिस्टर अगर ऑफ है तो वी जीरो की वैल्यू हमने निकाली थी, यहाँ पर देखो थायरिस्टर अगर ऑफ है यहाँ पर तो वी जीरो की वैल्यू आ रही थी ई। ठीक है, क्योंकि ये ईएमएफ इंडिपेंडेंट है ना, ये करंट पर डिपेंड नहीं कर रहा, ये इंडिपेंडेंट एक सोर्स है, तो उसकी वैल्यू करंट रहे या ना रहे ये ऑलवेज ई होगा। इसका मतलब कंक्लूड कर रहा हूँ कि अगर थायरिस्टर ऑन है हमारा तो आउटपुट वोल्टेज इक्वल्स टू इनपुट वोल्टेज, अगर थायरिस्टर ऑफ है तो आउटपुट वोल्टेज इक्वल्स टू ई। ठीक है, वैल्यू ऑफ ईएमएफ, है ना। अब चलो मान के चलते हैं कि थीटा वन पर हमने थायरिस्टर को ट्रिगर कर दिया, है ना। तो जैसे ही तुमने थायरिस्टर को ट्रिगर कर दिया वैसे ही आउटपुट वोल्टेज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, आउटपुट वोल्टेज इक्वल्स टू इनपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज क्या था हमारा, इनपुट वोल्टेज सॉरी क्या था हमारा, ई के इक्वल्स था। तो हमारा जो होगा सपोज ई आ गया हमारा यहाँ पर, है ना। ठीक है, मान के चल रहे हैं हमारा ई की वैल्यू आ गई, है ना। अब उसके बाद क्या होगा, अब उसके बाद करंट में आते हैं। तो करंट में क्या होगा, इंडक्टर है, इंडक्टर के कारण क्या होगा, करंट लिनियरली इंक्रीज, ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा, इंस्टेंटेनियसली इंक्रीज नहीं कर सकता है। तो करंट की वैल्यू चलो इंक्रीज कराते हैं, ये हमारा हो गया पाई। तो सपोज करंट कुछ पाई तक ऐसा आया, हम पाई तक पहले लेके चलेंगे। अगर करंट पाई तक कुछ ऐसा आ रहा है, इसका मतलब वोल्टेज भी हमारा कैसा आ रहा होगा। किसी को कोई दिक्कत होगा तो मैसेज कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कुछ ऐसा। ठीक है, अब हम पाई तक तो पहुंच गए, हमको पता है कि अगर करंट की वैल्यू है तो आउटपुट वोल्टेज इक्वल्स टू इनपुट वोल्टेज। उसके बाद फिर करंट का क्या होगा, करंट तो ग्रेजुअली ही चेंज हो सकता है क्योंकि इंडक्टर लगा हुआ है। तो डिस्चार्ज हो रहा था जो करंट, वो इंडक्टर सॉरी डिस्चार्ज हो रहा था जो इंडक्टर, वो धीरे धीरे फिर से डिस्चार्ज होकर सपोज एक पर्टिकुलर एंगल बीटा पर क्या हो गया, फुल्ली डिस्चार्ज हो गया, है ना। अगर फुल्ली डिस्चार्ज हुआ तो पाइप से बीटा के बीच में अगेन क्या था, करंट की वैल्यू नॉन जीरो थी। अगर करंट की वैल्यू नॉन जीरो मतलब
आउटपुट वोल्टेज इक्वल्स टू इनपुट वोल्टेज, हमने ये चीज़ काफ़ी पहले भी कर चुका है, तो आउटपुट वोल्टेज भी फिर क्या आ गया हमारा, कुछ ऐसा। ठीक है, अब बताओ कि जैसे ही करंट की वैल्यू 0 हो गई, हमारा थायरिस्टर ऑफ हो गया। ऑफ हो गया मतलब ओपन सर्किट हो गया। अब V0 की वैल्यू क्या आएगी? IR में कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं, क्योंकि I की वैल्यू 0। LdI/dt में कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं, क्योंकि di/dt की वैल्यू 0। बचा क्या हमारा E, मतलब अब जो वोल्टेज बचेगा वो क्या बच गया, आउटपुट वोल्टेज इक्वल्स टू E। और ये वोल्टेज कब तक रहेगा, ये वोल्टेज कब तक रहेगा बताओ? ये वोल्टेज कब तक ई रहेगा, जब तक फिर से तुम थायरिस्टर को ट्रिगर ना कर दो। और ट्रिगर कहाँ पे कर रहे हो तुम, 2π प्लस थीटा पे कर रहे हो। अब देखो 2π से 2π प्लस थीटा में क्या है, 2π प्लस थीटा 1 में क्या है, ई है। तो 0 से थीटा 1 में भी क्या होगा, ई होगा, कोई डाउट नहीं। ये चीज़ें हम काफ़ी पहले से कर चुके हैं। तो इसका आउटपुट वेवफॉर्म हमारा कुछ ऐसा आएगा वोल्टेज का। अब करंट के बारे में बोल सकते हैं, करंट की वैल्यू 0 है, कब तक, 2π प्लस थीटा 1 तक। तो 2π प्लस थीटा 1 तक करंट की भी वैल्यू हमारी 0 है ना। अब देखो 2π से 2π प्लस थीटा 1 में करंट की वैल्यू 0, तो बोल सकते हैं 0 से थीटा 1 में भी क्या होगा हमारा, करंट की वैल्यू 0 है ना, कोई डाउट नहीं। अब देखते हैं वोल्टेज अक्रॉस द थायरिस्टर। अब ये चीज बताओ कि वोल्टेज अक्रॉस द थायरिस्टर हमारा क्या हो रहा है। मैं यहां पर लिख रहा हूं, वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर हमारा हो रहा है Vt इक्वल्स टू Vs माइनस V0। और हमको V0 का कंडीशन पता है कि V0 इक्वल्स टू Vs व्हेन T इज ऑन, और V0 इक्वल्स टू E व्हेन T इज ऑफ। सिंपल सा चीज है। हम देख रहे थे कि V0 की वैल्यू Vs हो रही थी कब, जब थायरिस्टर ऑन था, और हमारे E हो रही थी जब थायरिस्टर ऑफ था। हमने करके देख चुका है। तो अब देखो 0 से पहला चलते हैं, फ्रॉम 0 टू थीटा 1। ठीक है, 0 से थीटा 1 के बीच में हम देखते हैं Vt क्या होगा, Vt इक्वल्स टू हो जाएगा Vs माइनस E, क्योंकि 0 से थीटा 1 के बीच में हमारा थायरिस्टर क्या है, ऑफ है। और अब देखो ये वैल्यू क्या होगा, एट t इक्वल्स टू 0 Vs की वैल्यू क्या थी, एट t इक्वल्स टू 0 Vs की वैल्यू हमारी क्या थी, 0 थी। तो 0 माइनस E हो जाएगा एट t इक्वल्स टू 0। बोल सकते हैं कि एट t इक्वल्स टू 0 Vt इक्वल्स टू 0 माइनस E, दैट इज योर माइनस E। और एट t इक्वल्स टू थीटा 1, सॉरी ओमेगा टी, ओमेगा टी इक्वल्स टू थीटा 1, हमारा जो Vt की वैल्यू होगा वो क्या होगा, Vs साइन ओमेगा टी भी Vm साइन ओमेगा टी भी क्या बन चुका है, E बन चुका है, मतलब E माइनस E, दैट इज योर 0। तो कहने का मतलब अब देखो 0 पे क्या था, माइनस E, थीटा 1 पे क्या था, 0। इंक्रीज कैसे करेगा, साइनोसोडल करेगा, क्योंकि जो Vs है वो हमारा साइनोसोडली इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब जो आउट Vt के क्रॉस वोल्टेज आएगा वो कुछ कैसा आएगा, कुछ ऐसा, है ना, कोई डाउट नहीं। अब क्या हो रहा है कि इस थीटा 1 पर हमारा थायरिस्टर ऑन हो जा रहा है, और कब तक ऑन रह रहा है, बीटा तक। तो थीटा 1 से बीटा तक हमारा करंट क्या रहेगा, 0। कोई डाउट नहीं किसी को होनी चाहिए, काफी सिंपल तरीके से बता रहा हूं, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब फिर क्या होगा, फिर देखो कि एट बीटा 1 एट ओमेगा टी इक्वल्स टू बीटा 1, बीटा हमारा क्या हो गया, थायरिस्टर ऑफ हो गया, थायरिस्टर ऑफ हो गया। तो अगेन हमारा Vt क्या हो जाएगा, Vs माइनस E। और Vs कितना है उस टाइम, एट ओमेगा टी इक्वल्स टू बीटा पर Vs कितना है, तो मान के चल रहे हैं कि ये वैल्यू सपोज माइनस V2 है, ये माइनस V2 है वोल्टेज। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस V2
माइनस ई हो जाएगा। तो कहाँ दिखेगा इस प्लेटफॉर्म पे हमको, इस एक्सिस पर कुछ, सपोज ये ई की वैल्यू हो गई और ये V2 की वैल्यू हो गई, कुछ ऐसा है ना। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि एट बीटा पर वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज ऑलरेडी निगेटिव था और उसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है हमारा ईएमएफ, तो काफी ज्यादा नीचे आएगा। ठीक है, इसके बाद फिर क्या होगा, इसके बाद देखो वीएस की जो वैल्यू है वो क्या होगी, फर्दर डिक्रीज कर रही है। देखो यहाँ पर ये बीटा, इसके बाद की हम बात करें, बीटा के बाद की बात करें, तो इनपुट वोल्टेज क्या हो रहा है, और डिक्रीज हो रहा है, और 3π/2 पर क्या हो रहा है, मैक्सिमम आ रहा है, निगेटिव में वोल्टेज मैक्सिमम जा रहा है। तो अब यहां पे बोल सकते हैं कि ये जो होगा, ओके, 3π/2, तो अब जैसे ये अगर हमारा एंगल हो गया 3π/2, ये एंगल सपोज, तो इस एंगल पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और उसके बाद फिर क्या होगा, साइनोसोडल वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है तो ये भी इंक्रीज करेगा, लेकिन जीरो कहाँ पे होगा, देखना चीज, ये फिर से वैल्यू जीरो कब होगी, पहले 2π पर देखते हैं, है ना। एट ओमेगा टी इक्वल्स टू 2π, वी टी इक्वल्स टू, वी एस की वैल्यू क्या है, जीरो माइनस ई, क्योंकि थायरिस्टर अभी भी हमारा ऑफ है, तो क्या आ गया, माइनस ई। मतलब कि अगर ये हमारा 2π था तो इस पर ये जीरो ना होकर कुछ वोल्टेज ई रख रहा है, ये वैल्यू माइनस ई। उसके बाद फिर क्या होगा, फिर वैल्यू बढ़ेगी किसकी, वी एम साइन ओमेगा टी की, बढ़ रही है और फिर 2π+θ1 पर ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो आप देखो कि जो 2π से 2π+θ1 पर आया, सेम वैसा ही हमारा जीरो से θ1 पे भी आ रहा था, है ना। किसी को कोई डाउट नहीं होने चाहिए। ये हो गया, और उसके बाद फिर क्या हो गया, थायरिस्टर ऑन हो गया नेक्स्ट साइकिल में, तो थायरिस्टर ऑन आ गया तो वोल्टेज हमारा जीरो, है ना। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। कोई भी डाउट अगर हो रहा है आप कमेंट बॉक्स में लिखो, हमारा व्हाट्सएप लिंक वहाँ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको ज्वाइन करो। लेक्चर के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक गूगल मीट पर मीटिंग करते हैं और वहाँ पर जो भी डाउट होते हैं हम लोग क्लियर करते हैं। ठीक है, वन टाइम ऑफर है। अब देखो, अब अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज द कंडक्शन पीरियड ऑफ दिस थायरिस्टर, व्हाट इज द कंडक्शन पीरियड ऑफ दिस थायरिस्टर, तो आप क्या बोलोगे। अब ऑब्जर्वेशंस में लिखता हूं, जल्दी बताओ क्या होगा कंडक्शन पीरियड ऑफ थायरिस्टर, कमेंट करो। इशू आ रहा है आज, जल्दी से बताओ इसका वैल्यू क्या होगा, सारे लोग कमेंट करो। ठीक है, अब ये बताओ बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर कि सर्किट टर्न ऑफ टाइम कितना होगा, जल्दी से बताओ। थर्ड पॉइंट है हमारा कि पिक इनवर्स वोल्टेज, ये कितना होगा, ये बताओ। तो तीन चीजें जल्दी से कैलकुलेट करो, मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी बताओ। मैं यहाँ पर वेब फॉर्म दिखा दे रहा हूँ स्क्रीन पर, इससे आपको हो सकता है आसानी हो। हमको क्या क्या चाहिए, कंडक्शन एंगल चाहिए, हमको क्या चाहिए फिर से, सर्किट टर्न ऑफ टाइम चाहिए, और हमको क्या चाहिए, और पीक इनवर्स वोल्टेज। आप जल्दी से बताओ।
आई होप कि सबको पता चल गया होगा। तो अब मैं सॉल्व करता हूँ, देखते हैं क्या क्या होता है। जो पहला चीज़ है वो कंडक्शन एंगल, कंडक्शन पीरियड बोल सकते हैं या कंडक्शन एंगल, जो भी बोलो। कंडक्शन एंगल बोल रहे हो तो क्या एंगल के फॉर्म में आएगा, कंडक्शन पीरियड बोल रहे हो तो बेसिकली वो टाइम के फॉर्मेट में आएगा, है ना। तो कंडक्शन देखो, कंडक्शन के लिए क्या करते हैं, करंट देख लो, करंट कहाँ से कहाँ तक नॉन जीरो है, इसका मतलब वहां से वहां तक थर्स्टर हमारा कंडक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमारा, θ1 से बीटा तक क्या कर रहा है हमारा थर्स्टर कंडक्ट कर रहा है। तो कंडक्शन एंगल कितना हो गया, बीटा माइनस θ1, और कंडक्शन पीरियड कितना हो गया, बीटा माइनस θ1 डिवाइडेड बाई ओमेगा, है ना। कोई डाउट नहीं। दूसरा चीज, सर्किट टर्न ऑफ टाइम। सर्किट टर्न ऑफ टाइम बेसिकली क्या होता था कि थायरिस्टर के थ्रू जो करंट है वो अगर जीरो हो गया तो जीरो होने के बाद कितना देर तक थायरिस्टर रिवर्स बायस था, है ना। तो देखो एक साइकिल ले लेते हैं हम लोग θ1 से 2π प्लस θ1, क्योंकि बेसिकली अगर तुम्हारा कोई भी सिग्नल पीरियोडिक है तो तुम साइकिल कहीं से भी कहीं तक ले सकते हो, बस उतना पीरियड का होना चाहिए। कहने का मतलब 0 से 2π ले लो वो भी ठीक है, θ1 से 2π प्लस θ1 ले लो ये भी ठीक है, बीटा से 2π प्लस बीटा ले लो वो भी चलेगा। सारे की सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड हो ही जाएंगी अगर वो सिग्नल पीरियोडिक है तो, है ना। तो अब देखते हो हम ले लेते हैं सपोज θ1 से 2π प्लस θ1 का एक पीरियड ले लिया हमने, है ना। तो अब देखो इसका रिवर्स बैस कब तक रह रहा है, रिवर्स बैस कब तक रह रहा है। देखो ये चीज कि 2π प्लस θ1 से बीटा से 2π प्लस θ1 में रह रहा है। तो ये जो ड्यूरेशन हुआ, ये जो ड्यूरेशन हुआ टी सर्किट ऑफ, ये कितना हुआ यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक क्या आ जाएगा 2π प्लस θ1 माइनस बीटा, सिंपल है। तो इस चीज को क्या क्या हो गया हमारा, कंडक्शन पीरियड हो गया हमारा कितना, बीटा माइनस अल्फा बाई ओमेगा। दूसरा जो चीज़ आया सर्किट टर्न ऑफ टाइम कितना आया कि 2π प्लस θ1 माइनस बीटा बाई ओमेगा। अब देखो पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होगा, है ना। पीक इनवर्स वोल्टेज काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पर पीक इनवर्स वोल्टेज निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे कि देखो ये कब आ रहा है, बीटा के बाद आ रहा है। देखो एट ओमेगा टी इक्वल्स टू बीटा, वीटी क्या हो रहा है हमारा, वी एस माइनस ई हो रहा है। और वी एस माइनस ई हो रहा है तो वी एस की निगेटिव मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा सकती है, माइनस वी एम, है ना, माइनस वी एम। तो वी टी मैक्सिमम रिवर्स में कितना जा सकता है, माइनस वी एम माइनस ई। इसका मतलब ये जो वोल्टेज रहा होगा, ये जो वोल्टेज रहा होगा ये कितना रहा होगा, माइनस वी एम माइनस ई, ठीक है। अब इसी चीज को अगर मैं ऑलरेडी मेंशन कर दूं कि पीक इनवर्स वोल्टेज, जैसे ही मैंने ये टर्म डाल दिया इनवर्स, इसका मतलब हम किस चीज को डील कर रहे हैं, माइनस बाहर निकाल दो तो क्या बच गया वी एम प्लस ई। तो बेसिकली अब इसकी पीक इनवर्स वोल्टेज कितनी हो जाएगी, वी एम प्लस ई, है ना। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये तो हो गए ऑब्जर्वेशन हमारे। अब फिर हम इसके बाद क्या करते थे, इसका एवरेज आउटपुट वोल्टेज निकालते थे। तो अब होगा हमारा एवरेज आउटपुट वोल्टेज। कैसे निकालोगे, एवरेज आउटपुट वोल्टेज निकालने के लिए क्या करना होता था, हमको देखना पड़ता था कि वोल्टेज का इक्वेशन कहाँ से कहाँ तक नॉन जीरो है, उसका इक्वेशन क्या है, और वहाँ से इंटीग्रेट कर देते थे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखो कि तुमको जीरो से θ1 तक क्या मिल रहा है, ई मिल रहा है, जीरो से θ1 तक ई मिल रहा है। फिर θ1 से बीटा तक तुम्हारा क्या मिल रहा है, वी एम साइन ओमेगा टी मिल रहा है। फिर बीटा से तुम्हारा टू पाई तक क्या मिल रहा है, ई मिल रहा है। तो यहाँ पे कई सारे मतलब एक वैल्यू हो गया ई, एक हो गया तुम्हारा वी एम साइन ओमेगा टी। तो अब इस केस में क्या करते हैं कि जहाँ भी हमारा लोड में ईएमएफ आ जाता है, इट इज इजी टू गो विद द इक्वेशन ऑफ करंट। अब इक्वेशन ऑफ करंट तुम बोलोगे सर कैसे निकाल लेंगे, तो देखते हैं। अब इस सर्किट में अगर तुम केवीएल लगा दो, इस सर्किट में पूरे सर्किट में केवीएल लगा दो, कब, जब तुम्हारा थायरिस्टर ऑन है, तो हम क्या बोल सकते हैं, आई टी इक्वल्स टू वी एस माइनस आई आर माइनस एल डी आई बाई डी टी माइनस इक्वल्स टू जीरो, है ना। तो हम केवीएल निकालते हैं कि अप्लाइंग
KVL, है ना। अप्लाइंग KVL क्या लिख सकते हैं कि Vm sin ओमेगा t माइनस IT इंटू आर माइनस LDI/dt माइनस E इक्वल्स टू 0, है ना। अब देखो IT को क्या लिख सकते हैं, फिर IT को लिख सकते हैं कि Vm sin ओमेगा t माइनस LDI/dt माइनस E डिवाइडेड बाई R। अब अगर इसका एवरेज वैल्यू निकालना है, इक्वेशन तो हमको मिल गया। अब एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, अल्फा से सॉरी थीटा 1 से बीटा तक, और टाइम पीरियड हमारा कितना होगा 2 पाई होगा। तो अगर हम करें कि आई एवरेज इक्वल्स टू 1/2 पाई तुम्हारा थीटा 1 टू बीटा आई ऑफ टी, आई ऑफ सॉरी अब यहाँ पे इट इज बेटर टू राइट डी ओमेगा टी, और डायरेक्टली आई शुड राइट इट। कितना हो जाएगा, Vm साइन ओमेगा टी माइनस LDI/dt माइनस E डिवाइडेड बाई आर डी ओमेगा टी। सिंपल है। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है हमारा, ठीक है, इंडक्टर को लेके, कि अगर इंडक्टर, देखना यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर इंडक्टर चार्ज होता है, सपोज इस डायरेक्शन में करंट है, तो इसका पोलैरिटी क्या बनता है, VL, यही होता है। और जस्ट आफ्टर दैट अगर ये डिस्चार्ज होने लगा, मैंने ये पहले भी बता चुका हूँ मैं ये चीज़, कि अगर ये जस्ट आफ्टर डिस्चार्ज हो गया तो क्या करंट अपना डायरेक्शन चेंज कर सकता है, नहीं करता है। तो करंट यही रह जाता है, लेकिन इसकी पोलैरिटी क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है ना। अब बताओ, अब क्या होता है कि अगर तुम एक साइकिल की बात कर लो, एक कंप्लीट साइकिल की बात कर लो, तो उसका जो इंडक्टर के अक्रॉस जो एवरेज वोल्टेज आता है वो हमेशा क्या होता है, जीरो, है ना। यह ध्यान देना कि एवरेज वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इन अ कंप्लीट साइकिल इज जीरो। तो कहने का मतलब ये जो टर्म है हमारा, ये क्या आ जाएगा, जीरो, क्योंकि बेसिकली सारे को 1/2 पाई थीटा 1 से बीटा LDI/dt जैसे ही करोगे तो ये क्या होगा, बेसिकली क्या बता रहा है कि एक टाइम पीरियड में इंडक्टर के क्रॉस का वोल्टेज बता रहा है, एक टाइम पीरियड में इंडक्टर के क्रॉस का वोल्टेज क्या होता है, जीरो। तो मैं इस टर्म को यहीं पे फिनिश कर दे रहा हूँ। तो हमारा बचा क्या, फिर हमारा बच गया कि 1/2 पाई थीटा 1 टू बीटा Vm साइन ओमेगा टी माइनस E डिवाइडेड बाई आर डी ओमेगा टी, है ना। ये आ गया। अब जैसे ही ये चीज आया, अब इसको सिंपल से इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेट करते हैं 1/2 पाई 1/2 पाई इंटू, देखो Vm साइन ओमेगा टी क्या हो जाएगा, Vm माइनस कॉस ओमेगा टी एंगल थीटा 1 टू बीटा माइनस E इंटू डी ओमेगा टी, ये एंगल कितना आ जाएगा, थीटा 1 टू बीटा, बोल सकते हैं कुछ ऐसा। तो जो फाइनल आ रहा है वो हमारा क्या आ रहा है, सॉरी आज काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रही है आपको, 1/2 पाई इंटू कितना हो जाएगा, Vm कॉस थीटा 1 माइनस कॉस बीटा माइनस E इंटू बीटा माइनस सॉरी बीटा माइनस थीटा 1, है ना। एक चीज हमारा R रह गया था, तो R हमारा यहाँ पर आ जाएगा ये चीज। तो अब बोल सकते हैं कि हमारा जो आई नॉट एवरेज आया, आउटपुट एवरेज करंट, वो क्या हो गया, ये टोटल इक्वेशन, है ना। अब ये आ गया। फिर हम क्या बोल सकते हैं कि लोड में देखें अगर, तो लोड हमारा बेसिकली क्या है, देखना यहाँ पे ध्यान देना, R L एंड E,
ठीक है, सॉरी टू ऑल ऑफ यू, आर एल एंड ई। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि अब इसी के क्रॉस क्या ले रहे थे हम लोग, वी नोट ले रहे थे, तो वी नोट एवरेज क्या बोल सकते हैं अब, वी नोट एवरेज शुड बी आई नोट एवरेज इंटू आर प्लस वी एल एवरेज प्लस ई, क्योंकि ई तो ऑलरेडी एक कांस्टेंट है, एवरेज वैल्यू है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ई का ई ही रह जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि आई नॉट एवरेज इंटू आर, और ये वी एल एवरेज क्या हो जाएगा, वी एल एवरेज हमारा 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ई। तो इसलिए बोल सकते हैं हम कि वी नॉट एवरेज हमारा क्या आना चाहिए, आई नॉट एवरेज इंटू आर प्लस ई। है ना, आई नॉट एवरेज इंटू आर प्लस ई। और ये चीज़ जैसे ही पता चला आपको, आपको ऑलरेडी करेंट आई नोट एवरेज पता चल चुका है। अगर आई नोट एवरेज पता चल गया तो वी नोट एवरेज हम लोग डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते हैं, है ना, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। सारा कुछ समझ में आ रहा होगा, आई थिंक काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने। तो ये हो गया आपका करंट का वैल्यू, ये हो गया वोल्टेज का वैल्यू। तो इस पूरे सर्किट में मैं एक बार फिर से सारा जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है उसको कंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस पूरे सर्किट में जो फर्स्ट चीज था वो हमको क्या देखना था कि जो ईएमएफ की वैल्यू है वो पीक वोल्टेज से कम है कि नहीं है। अगर पीक वोल्टेज से ज़्यादा है इसका मतलब हमारा रेक्टिफायर सर्किट ही ख़राब है, कोई मतलब ही नहीं है इस सर्किट के, क्योंकि हमारा थ्रेशोल्ड कभी ऑन ही नहीं होगा। और अगर ई की वैल्यू कम है वीएम से तब हम लोग फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। अब ई की वैल्यू जैसे ही कम होगी वीएम से तो पहला जो चीज़ देखेंगे वो क्या देखेंगे कि हमारा फायरिंग रेंज कितना है, क्योंकि अगर ई नहीं था तब फायरिंग रेंज कितना होता था, 0 से पाई होता था। अब ई आ गया तो फायरिंग रेंज कितना हो गया, θ1 से θ2 के बीच में ही आपको फायर करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसी बीच हमारा जो थैरिस्टर है वो फॉरवर्ड बायस्ड है ना। दूसरी चीज, बाकी सारी चीजें तो एज यूजुअल होती थी, यहाँ पर बस एक चेंज आया था कि जब वी नोट जब थैरिस्टर हमारा ऑफ है तो आउटपुट वोल्टेज हमारा 0 नहीं हो रहा है, वैल्यू ई हो रहा है ना, ईएमएफ के इक्वल हो रहा है। हमने देखा सर्किट में कैसे हो रहा था। फिर सारी चीज़ें वैसे ही, करंट का वेवफॉर्म ऐसा जाएगा, वोल्टेज कुछ ऐसा आएगा, और थारिस्टर के क्रॉस वोल्टेज निकालने का सबसे आसान तरीका क्या था कि वी टी इक्वल्स टू कर दो वी एस माइनस वी जीरो। और वी जीरो के पास दो कंडीशन था, आइदर वी जीरो इक्वल्स टू वी एस और वी जीरो इक्वल्स टू योर ई। तो दोनों केस में हम लेकर चले, हमको पता चला, और हमको ये भी पता चला कि जो पिक इनवर्स वोल्टेज आ रही है वो कितनी आ रही है, Vm प्लस ई आ रही है, ठीक है। अभी तक कितनी आ रही थी, Vm आ रही थी, लेकिन इस केस में क्या आ रही है, Vm प्लस ई, मतलब पीक इनपुट वोल्टेज प्लस ईएमएफ इज द पीक इनवर्स वोल्टेज, है ना। तो ये सारी चीजें हो गई। दूसरा चीज हमारा सर्किट टर्न ऑफ टाइम आया, हमारा कितना आया, 2 पाई प्लस थीटा माइनस बीटा आया, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अब जो कैलकुलेशन था हमारा एवरेज आउटपुट वोल्टेज का, उसके लिए हमने क्या किया, पहले करंट के वैल्यू को निकाल लिया, करंट के वैल्यू को निकाल लिया, उसके बाद हमने क्या किया, वी नोट एवरेज इक्वल्स टू आई नोट एवरेज आर प्लस ई, है ना। तो सारी चीज़ें निकल गई। अब चलो थोड़ा सा और प्रोसीड करते हैं, अब आप लोग के लिए काम है, ठीक है। अब मैं बहुत धीरे धीरे करूँगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते जाना। अब मैं एक नया सर्किट ड्रॉ करूँगा, काफ़ी आसान सर्किट है लेकिन इसमें ई भी रहेगा। तो सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर विथ आर एंड ई लोड। अब इसमें ई नहीं है, याद रखना, कहीं भी अगर इंडक्टर नहीं आया इसका मतलब तुम्हारा सर्किट काफी आसान हो गया, है ना। तो ये तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर। अब बताओ मेरे को, मैं सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ, 2 मिनट का टाइम दूंगा और मैं क्वेश्चन पूछूंगा, रेडी रहना सारे लोग।
ये ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, ये ई है हमारा, वीएम से कम है, ये हमारा थीटा 1 है, ये हमारा पाई/2 है, ये हमारा थीटा 2 है, ये हमारा पाई है। तो बोल रहा है कि आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म कैसा होगा और आउटपुट करंट का वेवफॉर्म कैसा होगा, जल्दी बताओ। क्योंकि अगर ये चीज़ें फाइंड कर ले रहे हो तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम भी निकाल सकते हो, कंडक्शन टाइम भी निकाल सकते हो, सारी चीज़ें निकाल सकते हो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में खासकर रेक्टिफायर में अगर तुमने वेवफॉर्म ड्रॉ करना नहीं सीखा तो तुम कुछ भी कंक्लूड नहीं कर पाओगे, इसलिए काफ़ी ज़रूरी है कि तुम वेवफॉर्म ड्रॉ करना सीखो, है ना। अब बताओ कि आउटपुट वोल्टेज कैसा होगा। ठीक है, हमको ये बताओ 0 से थीटा 1 में आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, जल्दी बताओ। 0 से थीटा 1 में आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, कमेंट करो जल्दी। 0 से थीटा 1 में आउटपुट की वैल्यू क्या होगी, थायरिस्टर हमारा ऑफ है तो आउटपुट वोल्टेज इक्वल्स टू योर ई, सिंपल है, बढ़िया। अब बताओ कि जैसे हमने थायरिस्टर को ऑन कर दिया फिर क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल्स टू इनपुट वोल्टेज, राइट। तो इनपुट वोल्टेज, लेकिन कब तक, ये यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल है, और कब तक जानने के लिए हमको करंट का वेवफॉर्म ड्रॉ करना पड़ेगा। तो बताओ 0 से थीटा 1 में करंट क्या होगा, 0 से थीटा 1 में एग्जैक्टली 0 से थीटा 1 में करंट की वैल्यू 0 है ना। अब थीटा 1 से अब क्या करंट कैसा फ्लो करेगा, अब बताओ, क्या करंट की वैल्यू में इंस्टेंट चेंज आएगा, करंट की वैल्यू इंस्टेंटेनियसली चेंज कर सकती है कि नहीं इस सर्किट में, एग्जैक्टली कर सकती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सडन चेंज ऑफ करंट को रोकने के लिए कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब यहाँ पर इंडक्टर नहीं लगा हुआ है। अगर इंडक्टर नहीं लगा हुआ है इसका मतलब करंट का वेवफॉर्म कुछ ऐसा आएगा, इंस्टेंटेनियसली चेंज करेगा। उसके बाद क्या होगा फिर, ध्यान देना, उसके बाद क्या होगा, आई की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर ध्यान देना, काफी जरूरी है ये चीज की, हमको ये पता करना है कि आई की वैल्यू 0 कब हो रही है। अब जल्दी से बताओ आई की वैल्यू 0 कब हो रही है, जल्दी बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ। ऐसा कभी भी क्वेश्चन आया तो डायरेक्टली दिमाग ऐसे नहीं लगाना है, तुम इक्वेशन ढूंढो आई का क्या हो सकता है। जब थायरिस्टर ऑन है तो आई हमारा क्या फ्लो करेगा, वीएम साइन ओमेगा टी माइनस ई डिवाइडेड बाई आर, यही हमारा आएगा करंट। अब देख लो कि वीएम साइन ओमेगा टी ई के इक्वल कब हो रहा है, थीटा 2 पर हो रहा है, इसका मतलब ये ऐसे बढ़ेगा, पाई/2 पर मैक्सिमम जाएगा, लेकिन थीटा 2 पर क्या हो जाएगा, 0। अब थीटा 2 पर अगर करंट 0 हो गया तो आउटपुट वोल्टेज कितना आएगा, ई आएगा, है ना, ई आएगा। और कब तक ई रहेगा, जब तक ये फिर से थायरिस्टर ऑन ना हो जाए। थायरिस्टर ऑन कब होगा हमारा, 2 पाई प्लस थीटा पर, है ना, कुछ ऐसा। और करंट की वैल्यू एक बार जो 0 हुई वो फिर से कब नॉन जीरो, फिर से कब बढ़ेगी, 2 पाई प्लस थीटा पर, फिर से कुछ ऐसा, है ना, इसमें कोई डाउट नहीं। तो अब यहाँ पर बताओ कि हमारा एवरेज आउटपुट वोल्टेज कैसे निकालेंगे। तो मैंने बताया था जब भी ई लोड में ई रहे तो एवरेज वोल्टेज निकालने के लिए करंट निकाल लो, करंट की वैल्यू तुमको दिख रही है, तो आई नोट एवरेज कितना हो जाएगा, 1/2 पाई, कहाँ से कहाँ तक, अल्फा मतलब सॉरी तुम्हारा थीटा 1 से थीटा 2 तक, और वी एम साइन ओमेगा टी माइनस ई डिवाइडेड बाई आर डी ओमेगा टी, है ना। और तुम्हारा फिर वी नॉट एवरेज क्या निकल सकता है, कि आई नॉट एवरेज इंटू आर प्लस ई, है ना। ये चीज़ें याद करने की नहीं है लेकिन समझने की है कि अब पर्टिकुलरली कुछ भी वो लगा सकता है ना, तो हर केस में तुमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें क्या हो सकता है ना। तो ये हो गया तुम्हारा एवरेज करंट, एवरेज वोल्टेज व्हेन द लोड इज आर एंड ई। तो आई होप सबको समझ में आया होगा। और
याद रखना कि जब तक हल्की फुल्की तुम अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे गेट के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि इतने ज़्यादा तुमको फॉर्मूला यहाँ पर आ जाएंगे रेक्टिफायर में ही खुद कि तुम सबको याद करना मुश्किल हो जाता है। नहीं याद कर सकते, मुश्किल क्या, नहीं याद कर सकते। एक ही तरीका है, पहला कि वेवफॉर्म को अच्छे से समझो, एकदम ढंग से समझो, खुद से एक दो बार ट्राई करो ड्रॉ करने का। जब तक खुद से ड्रॉ नहीं कर सकते तब तक बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि सारे के सारे इक्वेशंस याद करना बहुत मुश्किल है ना। और दूसरी चीज की क्वेश्चन प्रैक्टिस, अगर तुमने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए इसका मतलब लगभग तुमको फॉर्मूला याद हो जाता है। अगर तुम केवल ये सोचो कि फॉर्मूला केवल रट लें, क्वेश्चन ना बनाए, इसका मतलब तुम पक्का गलती करोगे, और ऐसा गलती करोगे कोई ना कोई ऑप्शन गेट में तुम्हारा मैच कर जाएगा, है ना। तो ये याद रखना। तो जो अगला क्लास होगा अब हमारा, उसमें केवल क्वेश्चन होगा, लगभग 1 घंटे का क्लास होगा, और केवल केवल गेट के क्वेश्चंस चलेंगे, ईएस के क्वेश्चंस चलेंगे। और आई होप कि आप लोग पीछे का जितना सारा हुआ है, रेक्टिफायर भी और हमारा एससीआर भी जो हमने पढ़ा था, उस सारे की सारे आप लोग पढ़ के आना, समझ के आना। अगला क्वेश्चन, अगला जो चलेगा, मैं क्वेश्चन लिखूंगा, टाइम दूंगा, आपसे जवाब पूछूंगा, है ना। तो बी रेडी, क्योंकि अगर आप लोग पढ़ के नहीं आए तो अगला क्लास बोरिंग हो जाएगा आपके लिए। मेरा क्या है, मेरे को तो मजा आता है, तो आपके लिए बोरिंग हो जाएगा, आप फिर छोड़ दोगे। और अगर एक बार आप गिव अप कर गए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो याद रखना पावर इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आप ढंग से पढ़ लेते हो तो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, लेकिन लेकिन अगर आप ढंग से नहीं पढ़ते हो तो आप, मतलब अगर 8 से 10 मार्क का आता है तो आप मुश्किल से 2 या 3 मार्क्स का अटेम्प्ट ले पाओगे, उससे ज़्यादा अटेम्प्ट भी नहीं ले पाओगे, है ना। याद रखनी चाहिए कि अच्छे से प्रैक्टिस करो। सारा जो वेब फॉर्म आ रहा है खुद से जब तक नहीं ड्रॉ करोगे तब तक नहीं सीख पाओगे। ये जो मैं लिख देता हूँ तुम लोग समझ जाते हो, ये समझना नहीं होता। जब तक एक बार कॉपी बंद करो, खुद से ड्रॉ करो, और खुद से अगर ड्रॉ कर पा रहे हो तो ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे हो तो बहुत दिक्कत है ना। तो इसी के साथ चलते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे अगले दिन, और आप याद रखना अच्छे से प्रैक्टिस करके आना। ओके, बाय बाय, टाटा।